हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार दोस्तों, आपके संघर्ष और मेहनत की जीत हुई और गवर्नमेंट्स को टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की 1512 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आ चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आज हम भर्ती से संबंधित एक एक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि किस चीज़ के अंदर अपन को क्या क्या करना है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी के बारे में यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर 3 कंपनियां हैं जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसियों के अंदर जिनके अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती होती है। उनमें फर्स्ट नंबर की है आपके कौन सी, JVVNL यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। सेकंड है आपकी AVVNL यानी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और थर्ड है आपकी JDVVNL यानी कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों के अंदर क्या होती है, टेक्निकल हेल्पर की क्या होती है, आपकी भर्ती होती है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये है टेक्निकल हेल्पर थर्ड के नाम से निकाली गई है। किसके नाम से निकाली है? टेक्निकल हेल्पर थर्ड के नाम से। और ये जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड है इसकी जो एग्जाम्स है इन तीनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी कराने वाली है? तो वह है आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आपकी इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाली है। ये जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये किस तारीख को निकाला गया है? 4 तारीख को ये विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है। अब इसके अंदर देख लेते हैं ये जो कंपनी है इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे पहले बात करें अपन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो इसके अंदर देखते हैं अपन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। यदि कोई कैंडिडेट JVVNL से फॉर्म लगाता है तो उसको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो ज्वाइनिंग ले सकता है। अगर उसको प्रेफरेंस भरवाएंगे तो वो प्रेफरेंस के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भर सकता है। तो उसके अंदर पहला आता है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो क्या कर सकता है, ज्वाइनिंग ले सकता है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज्वाइनिंग लेने वाला है, क्योंकि उससे वहाँ पर प्रेफरेंस भरवाएंगे। जैसे सबसे पहले आपने जयपुर भरा, फिर दौसा भरा मान लो, फिर भरा टोंक, फिर जैसे आपने भर दिया कौन सा बारां। तो आपको सबसे पहले अगर जयपुर के अंदर आपको एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हो और जयपुर के अंदर यदि सीटें बचती है तो सबसे पहले आपको जयपुर में मिलेगी ज्वाइनिंग। अगर जयपुर में नहीं है तो फिर दौसा। ऐसे जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे उसके अनुसार आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अगली जो कंपनी है वो है आपकी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, नागौर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आते हैं? आपके AVVNL के अंदर आते हैं, यानी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर आते हैं। तीसरा दे रखा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JDVVNL। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है। तो इसके अंदर आता है जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर और बाड़मेर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आते हैं? आपके JDVVNL के अंदर आते हैं। तो ये तो होगी आपके कंपनीज के बारे में बात। अब देखते हैं अपन वैकेंसीज के अंदर डिटेल्स बात करते हैं कि वैकेंसीज के अंदर कौन कौन सी कंपनी से अंदर कितनी पोस्टें आई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। तो देखिए, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अंदर टोटल कितने पदों पर भर्ती होगी? इसके अंदर 1035 पदों पर। JVVNL के अंदर 1035 पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये जो 1035 के 35 पद है ये सारे के सारे नॉन TSP एरिया के अंदर भरे जाएंगे। क्या? नॉन TSP एरिया के अंदर ये भरे जाएंगे। दूसरा है कौन सा आपका? दूसरी है कौन सी? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके अंदर देखिए 370 पद, 370 पद तो किस में? नॉन TSP में। और यहाँ पर देखिए नीचे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अंदर 27 जो पद है वो किसके अंदर है? आपके TSP के अंदर है। यानी कि जोधपुर के अंदर जो पोस्ट है वो TSP के अंदर भी है, नॉन TSP के अंदर भी है, दोनों एरिया के अंदर है। TSP के अंदर तो 27 पोस्ट है, नॉन TSP के अंदर 370 पोस्ट है। तो अगर जोधपुर से अगर अपन टोटल पोस्टों की बात करें तो 370 तो है नॉन TSP के अंदर और 27 है इसके अंदर TSP के अंदर, तो टोटल हो गई 397 पोस्ट। यानी कि जोधपुर से कितनी पोस्टें निकली है? 397 पर क्या होगी? आपकी भर्ती होगी।
आगे जो लास्ट वाली जो तीसरी आपका डिस्कॉम या तीसरी कंपनी है वो है आपकी AVVNL यानी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके अंदर देखिए टोटल कितने पद है आपके 80 पोस्टों पर क्या होगी आपकी भर्ती होगी। तो अजमेर से सबसे कम पद निकले हैं इस बार इन्होंने। अजमेर से कितने पद निकाले इन्होंने 80, और ये जो 80 के 80 सारे के सारे पद है वो TSP के अंदर ही भरे जाएंगे। अजमेर के अंदर नॉन TSP एरिया के अंदर कोई वैकेंसी नहीं दी है इन्होंने अजमेर की सारी जो 80 पोस्ट हैं वो TSP एरिया को दे दी। अब देखते हैं TSP एरिया के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन सोर्स हो सकती है। और नीचे दे रखा है इसके अंदर नोट्स के अंदर, देखिए कुछ दे रखा है इसके अंदर नोट्स के अंदर। पहली चीज़ के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने दिया है। दूसरा दिया है इन्होंने क्या, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कंडक्ट फॉर ऑल द कंपनीज, यानी कि चाहे आपकी जयपुर वाली कंपनी हो, चाहे आपकी अजमेर से फॉर्म लगा रहे हो, चाहे आप जोधपुर से लगा रहे हो, तीनों का केवल एक ही पेपर्स होगा और वो कॉमन्स होगा, यानी कि तीनों के अंदर पेपर कंबाइंड होने वाला है। तीनों कंपनियों का पेपर क्या होगा, एक ही होगा, तो कॉमन्स पेपर्स होंगे तीनों की तीनों कंपनियों के अंदर। फिर नीचे थर्ड वाले के अंदर दे रखा है पर्सन्स हु आर बोनाफाइड रेजिस्टेंस ऑफ TSP एरिया। अब TSP एरिया के अंदर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स। अब इस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं यदि उनके पास विशेष मूल निवास, देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है, यदि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहने वाले कैंडिडेट्स के पास यदि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है तब ही वो, देखिए दे रखा है ओनली एलिजिबल टू अप्लाई एग्निस्ट वैकेंसी ऑफ TSP एरिया, तो ही वो TSP एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के जो भी कैंडिडेट है उनके पास उनको TSP एरिया के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र के बिना वो इस TSP पोस्ट पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। और सभी को अंदर नॉन TSP एरिया के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यदि उनके पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो, अगर विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो TSP एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, आपका अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रखी गई है। तो इसके अंदर दे रखा है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ऑफ RBSE एंड CBSE, यानी कि एक तो सेकेंडरी पास होना चाहिए, या चाहे वो RBSE से हो चाहे CBSE से हो, यानी कि 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और उसके साथ अलोंग विथ यानी उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका ITI होना चाहिए, या तो NCVT से हो या फिर SCVT। चाहे आपने NCVT या SCVT, NCVT का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आपने चाहे स्टेट SCVT से ITI की हो चाहे NCVT से कर रखी हो, दोनों के दोनों ही आप इस पोस्ट के लिए क्या हो, आप क्वालिफाई हो। आगे दे रखा है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आप कौन कौन से देखो, इलेक्ट्रीशियंस वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा दे रखा है वायरमैन्स वाले इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा दे रखा है पावर इलेक्ट्रीशियंस वाले हैं जो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आपके पास आप 10वीं पास होने चाहिए, और 10वीं के साथ साथ आप है ना जो NCVT या SCVT से आपके पास ITI की हुई होनी चाहिए। आगे दे रखा है ए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, यानी कि आपने आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब भी होगा उससे पहले पहले आप ITI का जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे दे रखा है सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI, NCVT, SCVT और NAC विल ओनली कंसिडर्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और आगे दे रखा है यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड हायर एजुकेशंस, हायर एजुकेशंस का मतलब BTech के अंदर बात कर रहा है। हायर एजुकेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ ITI, NCVT, SCVT, यानी कि डिप्लोमा और जो BTechs वाले हैं उनको ITI जो NCVT है उसके इक्विवेलेंट डिग्री को नहीं माना गया है, मतलब डिप्लोमा और जो BTechs वाले हैं वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
तो ये होगी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको एक तो 10th पास होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, एक तो आप 10th पास होना चाहिए, या फिर दूसरा प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से आपने क्या कर रखी हो, आईटीआई कर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके, एनसीवीटी और एससीवीटी से क्या होनी चाहिए, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की अगर बात करें तो एज के अंदर देखो क्या दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एज 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर्स ऑन 1/1/2023। यानी कि आपकी जो आयु है 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 से 28 वर्ष यानी कि कम से कम 18 साल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन की डेट दी है, कितना, किस तारीख तक की बात कर रहा है ये, 1 जनवरी 2023 तक। यदि आप 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो जाते हो तो आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हो। यदि आप 1 जनवरी 2023 को 28 से ज़्यादा के हो जाते हो, 28 से ज़्यादा के हो जाते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं लगा सकते हो। मिनिमम एज दिए 18 वर्ष, मैक्सिमम दिए इन्होंने 28 वर्ष, और लेकिन उसकी गणना की है इन्होंने 1/1/2023 से। इस डेट से आपको कैलकुलेशन करनी है। इस डेट तक यदि आप 18 साल के हो जाते हो तो वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हो, और इस डेट तक यदि आप 28 से ज़्यादा हो जाते हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं हो। फिर इसके अंदर कुछ रिजर्वेशंस दे रखा है। द अपर एज लिमिट मेंशन अबव शैल बी रिलैक्स। क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहला दे रखा है 5 ईयर इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी के जो भी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी है, यानी कि 28 + 5 यानी कि आप 33 साल तक इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हो। दूसरा दे रखा है शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी। दूसरा एसटी के लिए कौन कौन के दिया है, एससी और एसटी। तीसरा दिया है बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर, यानी कि आप जो भी ओबीसी के कैंडिडेट है और वो भी किसके अंदर होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या दिए इन्होंने 5 साल की छूट दी है। कितने साल की छूट दी है, 5 साल की। फिर आगे दे रखा मोर बैकवर्ड क्लास जैसे नॉन क्रिमिलियर एमबीसी, जो एमबीसी है उस एमबीसी वालों को भी कितने साल की छूट दी है इन्होंने, 5 साल की छूट दी है, 5 साल की छूट। और इसके बाद में दे रखे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी क्या किया इन्होंने 5 साल की छूट दी है। यानी कि यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप मैक्सिमम 33 साल तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। यदि आपकी 1/1/2023 तक आपकी उम्र 33 से ज़्यादा नहीं होती है तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि 1/1/2023 को आप 33 से ज़्यादा उम्र के हो जाते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आगे दे रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल तक आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आप इसके अंदर 50 साल तक क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो ये होगी किसके अंदर बात में आपके एज के बारे में। तो मिनिमम एज तो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 1/1/2023 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम है जो 33 वर्ष है, यानी कि SC, ST और OBC, MBC और EWS इन वाले कैंडिडेट को लिए 5 साल की छूट दी है। जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर केवल मैक्सिमम एज कितनी रहेगी, 28 ही रहेगी। तो ये हो गई किसके बारे में, आपके एज के बारे में। आगे आता है आपका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो आपके फिजिकल फिटनेस के अंदर देखिए कुछ नहीं दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है कैंडिडेट मस्ट गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल एंड फिजिकल डिफेक्ट लाइक इंटरफेस द एफिशिएंट परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज़, यानी कि जो भी आपका कैंडिडेट है वो फिजिकल रूप से और मेंटली रूप से आपके क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के आपके शरीर के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि आपकी ड्यूटी करने में कोई समस्या हो। तो फिजिकल फिटनेस कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई मायने नहीं रखता है। फिर बात करते हैं अपन की सैलरी की। आपको जब भी आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखा कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली अपॉइंट प्रोविजनल ट्रेनिंग। जब प्रोविजनल ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके अंदर कितने साल का है, 2 ईयर्स का प्रोविजनल ट्रेनिंग पीरियड है आपके, कितने साल का, 2 ईयर्स। ड्यूरिंग ऑफ द प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स। कितना देंगे आपको, 13,500, यानी कि जब तक आप प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे 2 साल तक
कितने साल तक? 2 साल तक आपको मिलेगी कितनी सैलरी? 13,500 रुपये। 2 साल तक कितनी मिलेगी आपको? 13,500। जैसे आप 2 साल आपके सक्सेसफुली कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि प्रोविजनल ट्रेनिंग पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 19,200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19,200। यानी कि 2 साल तक तो आपको सैलरी मिलेगी 13,500 और 2 साल के बाद में आपकी सैलरी हो जाएगी कितनी? 19,200। कितनी हो जाएगी? 19,200। सैलरी के बाद में अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपके इस जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या दे रखा है? कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड शैल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आपकी CBT एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ये जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड है, इस टेक्निकल हेल्पर थर्ड की केवल एक ही कॉमन से एग्जाम्स होने वाली तीनों के अंदर। फिर दे रहे रखा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट 2 फेज, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो 2 फेज में होगी। कितने फेज में होगी? आपके 2 फेज के अंदर आपकी एग्जाम्स होने वाली है। एक तो होगा फेज फर्स्ट होगा, यानी कि फेज A, और एक होगा फेज B। तो आपकी जो एग्जाम्स है वो 2 फेज के अंदर होने वाली है। एक तो है प्री और दूसरा है मेन एग्जाम्स, यानी कि फेज A एक तो है फ्री फेज और एक दूसरा कौन सा आपका? मेन फेज। तो 2 फेज के अंदर आपकी एग्जाम्स होने वाली है। आगे दे रखा है प्री एग्जाम्स विल ओनली स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो प्री एग्जाम्स है वो केवल एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है कि आपको जैसे इन्होंने 10 गुना या 20 गुना जो भी कैंडिडेट्स लेंगे वो एक तरह से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए दिया। प्री एग्जाम से आपके ना तो इसके अंदर फाइनल मेरिट्स के अंदर नंबर जुड़ेंगे और ना ही इससे कोई मेरिट्स बनने वाली है। प्री एग्जाम्स केवल कैंडिडेट की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट के लिए हैं। मेन एग्जाम्स के अंदर या जो मेन मेरिट निकलेगी उसके अंदर इन नंबर्स का कोई रोल नहीं रहेगा। आगे दे रखा है, ये हो गया देयर शैल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स स्कोर प्री एग्जामिनेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट आफ्टर मेन एग्जाम्स, यानी कि जो भी मेन एग्जाम्स है उसके अंदर ये जो प्री एग्जाम्स है इसके नंबर्स का कोई वेटेज नहीं होगा। आगे दे रखा है द प्री एग्जाम शैल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। ये जो प्री एग्जाम्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। किस किस के अंदर आने वाले? जनरल अवेयरनेस के अंदर आने वाले और टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो आपकी प्री एग्जाम्स है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? देयर शिल बी 100 क्वेश्चंस कैरी इन द 1 मार्क्स ऑफ ईच। तो प्री एग्जाम्स के अंदर कितने के होंगे? आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कौन सा? आपका प्री एग्जाम्स। तो प्री एग्जाम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें टेक्निकल नॉलेज के भी होंगे और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी होंगे। फिर दे रखा है द ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस पेपर मार्क्स एंड सिलेबस विल बी अंडर हेयर, यानी कि जो भी आपका क्या क्या होने वाले हैं। तो अब इसमें बात करते हैं अपन सिलेबस के बारे में। तो ये जो आप इस देख पा रहे हो जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट तो है आपका प्री एग्ज़ाम का सिलेबस। कौन से एग्ज़ाम्स का? प्री एग्ज़ाम्स का। और जो पार्ट बी है ये है आपका मेन एग्ज़ाम्स का सिलेबस। कौन से एग्ज़ाम्स का है? ये है मेन एग्ज़ाम्स का और ये है आपके कौन से एग्ज़ाम्स का? प्री एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। प्री एग्ज़ाम्स के अंदर देखिए आपका जो पेपर्स होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होगा आपका पेपर? 100 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल पेपर हो गया आपके 100 नंबर का। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर। बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर आने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस के अंदर आने वाला है एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस। एलिमेंट्री मैथ यानी कि आपका जो बेसिक्स मैथ है और आपकी जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस आएंगे मैथ और साइंस के। उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया आपका? 1 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। फिर दे रखा है करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जीके, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स
और आपकी जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे 35, और टोटल कितने मार्क्स के होंगे आपके 35 मार्क्स के होंगे। फिर दे रखा है करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि इंडिया की और वर्ल्ड की, इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर आने वाला है, ज्योग्राफी आने वाली है, हिस्ट्री और जो भी कल्चर्स है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर्स के होंगे 5 नंबर्स के होंगे। यानी कि इंडिया जो जीके है, इंडिया जीके हैं वो 5 नंबर की होगी, राजस्थान जीके हैं वो 35 नंबर की होगी, मैथ और जो साइंस है वो कितने नंबर्स की होगी आपके 10 नंबर्स की। फिर बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज के अंदर। जो टेक्निकल नॉलेज है इसके अंदर आने वाला है स्किल बेस्ड सिलेबस, आईटीआई और एनएससी, यानी कि जो भी आईटीआई का आपका जो भी सिलेबस है वो सब टेक्निकल नॉलेज के अंदर आने वाला है। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल नॉलेज के अंदर, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर का होगा 50 नंबर का। तो इसके अंदर देखिए 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं 100। मैथ और साइंस के कितने आ रहे हैं 10। राजस्थान जीके के कितने आ रहे हैं आपके 35 आ रहे हैं, और फिर इंडिया जीके की कितने आ रहे हैं आपके 5, और जो भी आपका टेक्निकल है उसके अंदर कितने आ रहे हैं आपके 50। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ये होंगे पार्ट ए के अंदर। तो पार्ट ए ओनली स्क्रीनिंग के लिए है, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है। इसके अंदर जो आप स्कोर करोगे उसका मेन एग्जाम्स या मेन मेरिट के अंदर कोई काम में नहीं आने वाले। फिर दे रखा है भाई पार्ट ए के अंदर या जो आपका जो प्री एग्जाम्स है इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स, कितने गुना कैंडिडेट्स को ये पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर दे रखे हैं, देखो द नंबर ऑफ कैंडिडेट वी टू बी एडमिटेड द मेन एग्जाम्स विल बी 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जो भी कुल वैकेंसी है उसका 10 गुना, यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 1512, इसका 10 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 15,120 कैंडिडेट। 15,120 कैंडिडेट को ये प्री एग्ज़ाम्स के अंदर पास करने वाले, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को ये क्या करेंगे इस प्री एग्जाम्स के अंदर पास करेंगे। फिर दे रखा है दूसरा, दे रखा है मेन एग्जाम शैल बी कंसिस्ट 2 पार्ट्स। अब जो आपकी मेन एग्जाम्स है वो भी आपके 2 पार्ट्स में होने वाली। कितने पार्ट्स में होगी 2 पार्ट्स में होगी, मेन एग्जाम्स भी, और द स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो देखो पार्ट ए के अंदर जो सिलेबस है, मेन एग्जाम्स कितने पार्ट के अंदर होने वाली है आपकी 2। तो पार्ट ए के अंदर तो आएगा क्या जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर देखो जनरल साइंस के कितने क्वेश्चंस 5, एलिमेंट्री मैथ के कितने क्वेश्चंस 5, जो भी आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो भी जीके हैं उसके कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 30 क्वेश्चंस, और जो इंडिया या फिर वर्ल्ड की जीके हैं उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 10, और जो आपका टेक्निकल पार्ट्स है यानी कि जो भी आपके आईटीआई का सिलेबस है, आपके इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का जो भी सिलेबस है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो 100 नंबर का तो है आपका टेक्निकल, क्या 100 नंबर का तो है टेक्निकल, और ये जो चारों चीज़ें मिलकर है ये कितने नंबर का है आपका 50 नंबर का। अब 50 में से भी 30 नंबर के कौन है आपका राजस्थान है, और 10 नंबर की क्या है आपके मैथ और साइंस। तो अगर आप राजस्थान की जीके पढ़ते हो, अगर आप मैथ और साइंस पढ़ते हो तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके कितने नंबर्स के 40 नंबर्स के क्वेश्चंस तो ये हो गए। और 100 नंबर का आपका हो रहा है ट्रेड, 100 नंबर का क्या हो रहा है ट्रेड। बच्चे कितने आपके 10 क्वेश्चंस, तो इनको अंदर जैसे आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेते हो तो 5-7 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेबस हो। तो सबसे ज़्यादा आप उनको जो भी ध्यान देना है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पार्ट बी पर, सबसे ज़्यादा सॉलिड किसको करना है पार्ट बी को, और उसके बाद में अपन को करना है किसको राजस्थान जीके को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में मैथ और साइंस तो बिल्कुल बेसिक्स आने वाली है, जोड़ बाकी गुणा भाग आएंगे और कुछ भी नहीं आने वाले। और थोड़ा सा आप पढ़ लो कौन सी इंडिया जीके, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब जो टेक्निकल पार्ट्स है, टेक्निकल पार्ट्स के देखिए मैं आपको है ना डेली वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगा, क्योंकि आप अगर मेरे ऊपर विश्वास करके आप मेरे चैनल को ज्वाइंस कर रहे हो तो मेरा भी आपके लिए फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो कहीं से भी आप यदि पेड कोर्स ख़रीद कर पढ़ रहे हो उससे अच्छा और उससे बेहतर कंटेंट मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है। और कोशिश करूँगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डालने की। अभी जैसे मेरा जो प्रेजेंट टाइम में टॉपिक चला रखा है अपन ने मेजरमेंट चला रखा है, और मेजरमेंट के अंदर 2 या 3 इक्विपमेंट्स और बचे हैं।
तो ये मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और मेजरमेंट कंप्लीट होने के पश्चात अब मैं है आपको जो मशीन शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मशीन्स के अंदर से जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अपन भी अब टेक्निकल हेल्पर टेक्निकल थ्योरी के अंदर वो चैप्टर पहले करेंगे जिनके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जो सबसे पहले जैसे अपन डीसी मशीन्स पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे अपन एसी मशीन्स, और ये सारी जो मशीन्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पढ़ेंगे अपन जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस, और लास्ट में अपन पढ़ लेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर जो भी आपके छोटे मोटे चैप्टर बच रहे हैं, जैसे अर्थिंग हो गया, आपका बैटरी सेल वाला हो गया, तो उनको फिर लास्ट में देखेंगे। तो आप इतना विश्वास रखिए, अगर आप मेरा चैनल ज्वाइंस कर रहे हो, आप मेरे ऊपर विश्वास करके अगर आप मेरे चैनल पे हो, तो मेरे भी इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर कहीं से पेड कोर्स खरीद के तैयारी कर रहे हो, उससे अच्छा कंटेंट मैं आपको फ्री में उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। रही बात टाइम की, तो मैं आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो मिल जाए। अगर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि डेली मिल जाए, लेकिन यदि किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के तो 100% आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया आपका किसके बारे में, सिलेबस के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, जिसमें अपने सबसे ज़्यादा वेटेज है टेक्निकल का, और जो सेकंड पार्ट्स है उसी से अपन को मेरिट बनने वाली है। तो जो अपन को पार्ट ए था उसके अंदर तो केवल 10 गुना पास करेंगे, वो तो केवल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे था, और जो आपकी मेन मेरिट होगी वो पार्ट बी से होगी। क्या मेन मेरिट कौन से पार्ट से निकलेगी? आपके पार्ट्स बी से। अब आगे दे रखा है इसके अंदर, अपन आगे चर्चा करते हैं इसके अंदर कि नेगेटिव मार्किंग्स इसके अंदर होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो उसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है द क्वेश्चंस फॉर पेपर ऑफ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड, यानी कि आपका जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड है उसका पेपर फेज फर्स्ट के अंदर और फेज सेकंड, यानी कि 2 एग्जाम्स होने वाली है। एक तो होगी आपकी प्री और दूसरी होगी मेन। सेल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दोनों के दोनों पेपर चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों को दोनों कौन सा होगा? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड 5 ऑप्शंस आर आंसर, और आंसर के अंदर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। आता है ना आपके ए बी सी और डी, नॉर्मली कितने आते हैं? 4, लेकिन इस पेपर के अंदर आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे? आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी और ई। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न्स है उसके अंदर आपको आंसर के अंदर 5 ऑप्शंस मिलेंगे। आगे दे रखा है द क्वेश्चन पेपर सेल बी बाय लैंग्वेज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आने वाला है। लेकिन यदि कोई कंफ्यूज या कुछ भी एरर्स होती है तो आपको जो इंग्लिश है उसी लैंग्वेज को अंदर क्या की जाती है? इनके अंदर मान्यता दी जाएगी। आगे दे रखा है 5 टॉपिक्स के अंदर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर आपके टेक्निकल हेल्पर जो थर्ड वैकेंसी है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए साफ साफ लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे दे रखा है देयर विल बी नो पासिंग मार्क्स प्री एग्जाम्स, यानी प्री एग्जाम्स के अंदर इन्होंने कोई पासिंग मार्क्स नहीं रखे हैं। और आगे दे रखा है 1.5 टाइम ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। बात करते हैं इसके अंदर पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी की मेन एग्जाम्स के होने के बाद 1.5 गुना कैंडिडेट को, कितने गुना को? 1.5 गुना कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाएंगे। कितने कैंडिडेट्स को बनाएंगे? 1.5 गुना को। 1.5 गुना का अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस करेंगे। और दे रखा है फिर बेसिस ऑफ कॉमन मेरिट लिस्ट, और कंपनीज प्रिपेयर एज प्री मार्क्स श्योर द मेन एग्जाम्स। अब ये जो भी मेन एग्जाम्स है उसके अंदर जो भी आपका 1.5 गुना कैंडिडेट लेंगे उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करेंगे? बुलाई करेंगे। फिर दे रखा है टू फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी बेस्ड द कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स सिक्योर मेन एग्जाम्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, यानी कि आपने जो भी प्रेफरेंस की है आपने कंपनी के अंदर क्या आ गया, जैसे मैंने बताया था जयपुर है उसके अंदर मान लो जयपुर आता है, दौसा आता है, करौली आ रही है, सवाई माधोपुर आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अब इनके अंदर आपने प्रेफरेंस क्या भरा है और इस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या होगा? आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। फिर आगे दे रखा है 9th नंबर के अंदर वापस दे रहा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका क्लियर है कि आपके जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो वैकेंसी होने वाली है उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या दे रखा है। आगे अगर बात करें एप्लीकेशंस फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर फ़ीस इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी है। फ़ीस की अगर बात करें एप्लीकेशंस फ़ीस की, तो जो आपका जनरल कैंडिडेट है दे रखा है जनरल इफ़ एनुअल इनकम फैमिली कितनी दे रखी है? यदि 2
1.50 लाख है तो उनको कितनी देनी पड़ेगी फीस? 1200 रुपये देनी पड़ेगी। जनरल वाले कैंडिडेट को फीस कितनी देनी है? 1200। आगे दे रखा है जनरल इफ़ एनुअल इनकम फैमिली लेस देन 2.5 लाख, यानी कि जो भी जनरल के कैंडिडेट है, जनरल के कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। परिवार की वार्षिक आय कितनी है? 2.5 लाख से कम। दूसरा कौन सा है? SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वाले, OBC और MBC नॉन क्रिमिनल और EWS वाले कैंडिडेट को जो फीस है वो कितनी है आपके? 1000 रुपये वाले। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, MBC नॉन क्रिमिनल और जनरल जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है उनको तो फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये। और जो जनरल के कैंडिडेट जिनके फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भी देनी पड़ेगी कितनी? 1200 रुपये। अगर देर का पेमेंट ऑफ फीस किस किस कर सकते हैं? तो पेमेंट ऑफ फीस आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्टर्ड, किसी से भी आप क्या कर सकते हो, आपकी फ़ीस पे कर सकते हो। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे अगर अपन बात करें तो फोटोग्राफ और इमेज के बारे में और हैंड राइटिंग नोट्स के बारे में कि आपको जो फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होंगे। तो आपके फॉर्म भरते समय आपको एक तो फ़ोटो चाहिए, आपका नया फ़ोटो होना चाहिए, रिसेंट और कलर फ़ोटो होना चाहिए आपका। दूसरा आपके सिग्नेचर्स ब्लैक, देखिए यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से दे रखा है, एप्लीकेशन है साइन दियर पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, यानी कि जो अभी आप सिग्नेचर करोगे वो ब्लैक पेन से होने चाहिए। किन से होने चाहिए? ब्लैक पेन से। और नीचे दे रखा है सिग्नेचर इन कैपिटल शैल बी नॉट एक्सेप्टेड, और सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर के अंदर नहीं करने। ऐसे नहीं कि आपका नाम है, मान लो आपका नाम क्या है? राजेश है, मान लो राजेश है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे उसको RAJESH। कैपिटल लेटर के अंदर आपके सिग्नेचर वैलिड नहीं होंगे, स्मॉल लेटर से अंदर ही आपको सिग्नेचर मारने होंगे। तो ये तो हो गया आपके किसके सिग्नेचर्स के बारे में। फिर इसके अलावा आपको एक फ़ोटो अपलोड होगी, एक सिग्नेचर अपलोड होगा और एक होगा आपका हैंड राइटिंग नोट्स। कौन सा होगा? हैंड राइटिंग नोट्स। तो हैंड राइटिंग नोट्स देख लेते हैं वो क्या होता है आपका। तो देखते हैं हैंड राइटिंग नोट्स क्या होता है। हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर दे रखा है जैसे आई, फिर आपका नाम, यहाँ पर जैसे आपका नाम है राजेश तो यहाँ पर भर दो राजेश, आई राजेश, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय मी, एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू विल वैलिड, आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेन रिक्वायरमेंट। अब फिर दे रखा है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन शुड नॉट बी कैपिटल लेटर्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप हैंड राइटिंग नोट्स लिखोगे यहाँ से लेकर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपको एक पेज पे लिखना है। ऐसे कैसे? एक सफ़ेद पेज लेना है, उस सफ़ेद पेज के अंदर आपको ब्लैक पेन से लिखना है आई, फिर आपका नाम, फिर यहाँ पर लिख रखा है हेयर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल बी प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये 3 लाइनें आपको वहाँ पर लिखनी है सफ़ेद पेज के अंदर, तीनों लाइनें लिखने के पश्चात। अब तीनों लाइनें लिखने के लिए उन्होंने दे रखा है आपको एक तो कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है, यानी कि इन तीनों लाइनों को यानी कि बड़े अक्षरों के अंदर लिख दो, वो नहीं लिखना है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा दे रखा है जो भी आप पेन काम में लोगे पेपर होना चाहिए, वाइट पेपर होना चाहिए, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए। ऐसे लाइन खिंची होती है ना, उन पेपर्स के अंदर नहीं लिखना है। सफ़ेद पेज होना चाहिए, या तो आपका ब्लैक पेन होना चाहिए या फिर ब्लैक या ब्लू पेन, यहाँ पर दे रखा है ब्लैक या ब्लू पेन का ही आपको उपयोग करना है। फिर दे रखा है द हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन शुड बी एप्लीकेंट एंड नोट बाय एनी अदर पर्सन्स, यानी कि जो भी हैंड राइटिंग नोट्स लिखोगे आप खुद के हाथों से लिखा होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ से आपको नहीं लिखवाना है, खुद को ही लिखना है, किसी दूसरे से इसको अंदर नहीं लिखवाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? हैंड राइटिंग नोट्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है ये आपके 1512 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, और इस वीडियो के अंदर अपन ने वैकेंसीज़ के डिटेल्स के बारे में जाना। वैकेंसी आ चुकी है और इसको आपको जी जान से मेहनत करनी है। ये नहीं है कि वैकेंसी 1512 पोस्टों पर वैकेंसी है तो बहुत कम पोस्ट हैं, अपन को तो केवल एक पोस्ट पे सिलेक्शंस लेना है। तो जी जान से और ईमानदार से मेहनत करनी है, और आपके साथ साथ मैं भी आपके लिए पूरी तैयार मेहनत करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और कोशिश करूँगा कि आपका जो भी वैकेंसी है उससे पहले अपना भी यूट्यूब पर अपना जो सिलेबस है वो पूरा कराने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेस।